नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। आज चर्चा का विषय हमने चुना है भारत की न्यायपालिका। वो इसलिए क्योंकि भारत के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, उन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान के अलग अलग मायने हो रहे हैं, इस पर अलग अलग बहस हो रही है। लेकिन बहस के केंद्र में भारत का आम नागरिक है और इस आम नागरिक के लिए जो न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास हैं, उस पर अलग अलग समय पर अलग अलग बहस सामने आती रही है। लेकिन अभी सीजेआई ने जो बात कही है वो जुडिशियल एक्टिविज्म की कही है और साथ ही इसके साथ उन्होंने जोड़ा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं जुडिशियल टेररिज्म ना बन जाए। तो आखिर इस बयान के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही होगी, सीजेआई किस बात पर चिंता प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत की जो न्यायपालिका है उससे जुड़ी तमाम, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या फिर न्याय मिलने में देरी की बात हो या फिर जजों की संख्या की बात हो या फिर जजों की नियुक्ति पर जो विवाद चल रहा है वो बात हो, कहीं ना कहीं न्यायपालिका में समय समय पर सुधार की बातें, आवाज़ें उठती रही हैं। लेकिन इन आवाज़ों को प्रमुखता नहीं मिल पाती या ये फिर परिणाम तक नहीं पहुंच पाते, समाधान तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज चर्चा इसी पर की जाए कि भारतीय सीजेआई BR गवई जब कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं जुडिशियल टेररिज्म ना बन जाए, तो इसे भारत के रहने वाले नागरिक या फिर भारत से बाहर जो भारतवंशी हैं वो भारत की न्यायपालिका के बारे में क्या, इसे कैसे देखें, कैसे समझे कि भारत की न्यायपालिका कितनी गंभीर है या फिर अपने भीतर सुधारों के दिशा में ये कोशिश कर रही है या फिर विचार गंभीर चिंतन का रखती है। हमारे साथ लीगल इश्यूज एक्सपर्ट एडवोकेट सिद्धार्थ सदबारिया जुड़ चुके हैं। आइए चर्चा द ट्रुथ के इस मंच पर उनका स्वागत करते हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। जी सिद्धार्थ जी, मैं तो कानून की बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं, मुझे तो मामूली समझ भी मैं कहूँगी कि कम ही है, लेकिन चूंकि आप कानूनी मामलों के बहुत ही जानकार हैं, एक्सपर्ट है, आपका आए दिन वास्ता पढ़ता रहता है और तमाम जो इस तरह के लीगल सेल्स हैं उसमें आपका अहम योगदान समय समय पर रहा है। तो मैं आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ कि जब सीजेआई ये बोलते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं जुडिशियल टेररिज्म ना बन जाए, तो इसकी पृष्ठभूमि में आप क्या देख रहे हैं और ये भारतीय न्यायपालिका की किस परिस्थिति को या फिर उसके विचार को दर्शा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं और मेरे साथी वकील, उनमें से कई जो जुडिशरी में भी गए हैं, सब स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। जी, रही हमारी अब जो इशू है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जो विचार है, ये विचार एक सेल्फ रेस्ट्रेंट को इंडिकेट कर रहा है। हमारी कंट्री में न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। जनरल पब्लिक को न्याय की उम्मीद बहुत कम रहती है। पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको न्याय से वंचित रखा जाता है। उसके बाद ओवरबर्डन कोर्ट्स न्याय व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत असमर्थ दिखते हैं। ठीक है जी। चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं टेररिज्म ना बन जाए। वो उनकी बहुत ही डीप जो सोच है फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। हमारे नेशन में 4 स्तंभ हैं। एक आप हैं, एक हमारी फ्रेटर्निटी है, बार इज द मदर ऑफ जुडिशरी जी, फिर आपका एग्जीक्यूटिव आ गया, फिर आपका पार्लियामेंट आ गया, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव के ऊपर तो ज्यादा विश्वास करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल लाइन को टू करते हैं। जो भी पॉलिटिकल मास्टर होगा, एग्जीक्यूटिव उसकी बात करेगी, सुनते हैं। रही बात हमारी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की, वो सिर्फ नंबर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं। उनके लिए वोट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। प्री बीज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, अभी हमारा पीछे पाकिस्तान के साथ एक स्कर्मिश हुआ, हमारे पास बॉम्बर स्क्वाड्रन की डेफिशिएंसी दिखी। लेकिन हमारा देश, चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, सबको होता है कि फ्री जो डिस्ट्रीब्यूट कर सके और जुडिशरी उस पर कोई कार्य नहीं कर सकती। वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म को कोई टेररिज्म ना कर दें। अगर इसको जुडिशियल हम इंटरवेंशन कहें, एक्टिविज्म कहें, तो हम में से कोई ये जो फ्री बीज है इसके ऊपर क्वेश्चन उठाएगा और जुडिशियल एक्टिविज्म में हो सकता है फ्री बीज को रोक दिया जाए, बिकॉज इट इज पब्लिक मनी। तो क्या वो सोशल ऑब्लिगेशंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को डिस्चार्ज कर रही है गवर्नमेंट?
या सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, इस इशू को अगर हम टच करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट कि रेस्ट्रेन आवरसेल्व्स, कि हम कहीं टेररिज्म ना कर दें, क्योंकि वो हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी का डोमेन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव क्या करना चाहता है, पार्लियामेंट क्या करना चाहता है, हम उसको सेपरेट रखना चाह रहे हैं। एनसी मेहता एक हमारे बहुत बढ़िया एक्टिविस्ट रहे हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट पे बहुत काम किया है और उनके एक्टिविज्म के कारण हम आज जो थोड़ी बहुत अच्छी एयर क्वालिटी ले पा रहे हैं वो जुडिशियल एक्टिविज्म से हुआ था। अगर हम सारी चीजें लेजिस्लेचर पे या एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देंगे, दे विल वर्क ओनली फॉर द पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द लीडर्स। हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि लीडर चाहे कोई भी आए जी, लेकिन वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, नेशन के लिए तो इन लोगों का विचार मेरे को कहीं दिखता नहीं जी। बोलने के लिए तो सारे ही they'll beat the drums कि we are only for the nation. No, they're only for their own self. They have nation as a second thought. पर क्या जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अगला सवाल लेती हूँ जी। हमारी कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम है जी, अपने आप के अंदर एक पूरा सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, लेकिन अभी पीछे 2 हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जो सुनने को मिला, उससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्री को एक रखने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, वो कहीं ना कहीं जरूर शेकाना हुआ है जी। अगर किसी सर्विंग जज के घर से अनअकाउंटेड कैश मिल रहा है तो जो व्यक्ति अगर मैं तो एक लॉयर हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरे को तो उम्मीद है कि हाँ हमारे जुडिशरी इज अपराइट, लॉयर्स आर अपराइट, 1-2 एबरेशंस हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द जनरल पब्लिक जो चाय की दुकान पे बैठ के उस अखबार को पढ़ रहा है और अपनी फ्यूचर को डिस्कस कर रहा है, उसका तो भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ चुका कि जज साहब के घर से अनअकाउंटेड कैश मिला और उनपे एफआईआर भी नहीं हुई। बिल्कुल। अब जिन लोगों ने एफआईआर को रोका उन्होंने कुछ सोच के रोका, लेकिन जनरल पब्लिक को तो कोई और मैसेज के, वो क्या सोच के रोका, थोड़ा सा मुझे और मेरे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एफआईआर एक जज के खिलाफ रोकी गई तो क्यों रोकी गई, इसके पीछे क्या चिंता रही होगी? जो मेरा मानना है जी, जब तक हमारी जुडिशरी फुली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वो जस्टिस डिस्पेंस नहीं कर सकती। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के अंडर लेके आना, इसके में सख्त विरोध में हूं। अगर एफआईआर हमारी प्रोसेस है, एफआईआर इज अ रिपोर्ट जी, आज नहीं तो कल होगी, अगर उसको रोका है तो उसको सिस्टम को क्लैश करने के लिए रोका है। आज मैडम अगर एक हाई कोर्ट का जज अरेस्ट होता है तो इसका असर जनरल पब्लिक पे क्या होगा? जो लोग न्याय लेने के लिए, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना राइट लेने के लिए बड़ी शक्तियों से लड़ रहे हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। पर वो तो पहले ही जो है वो टूट रहा है। अगर किसी जस्टिस के घर से करोड़ों के कैश जलने की खबर आती है तो उस जस्टिस की भूमिका पर तो पहले ही संदेह है, उसके बावजूद उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि वही संविधान जो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार की बात कर रहा है, यहाँ पर जुडिशरी से संबंधित कोई भी जो अधिकारी है या फिर जज हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार की इम्यूनिटी हासिल है। ये मैसेज तो जा चुका है सिद्धार्थ जी। जी मैडम, ये इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हमारे जो 2 जजेस का, एक तो यूपी, दोनों यूपी से हैं, एक दिल्ली में है। अभी हम कैश के बारे में बात करेंगे जिससे लोगों को, मेरे को भी ये जो न्यूज आई थी, इट वाज शॉकिंग इवन फॉर मी एज अ लॉयर जी जी। हाउ अ पर्सन हु इज सिटिंग देयर टू डिस्पेंस जस्टिस इज नॉट इवन अवेयर देयर इज कैश एट हिज हाउस। बिल्कुल। अब जो चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया है, the CJI has recommended terminate his services. That is one aspect. But as a citizen of the country, I want accountability. जी। ये पैसा तो आया, क्या ये पैसा कहीं कोई ISI का तो नहीं था? किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो नहीं यूज हो रहा था? राइट। इसको भी तो इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। अगर उनको यही नहीं पता, जस्टिस उनका नाम में लेना इस समय अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वो there he is facing the impeachment process. अगर वो सिटिंग हाई कोर्ट जज के घर से पैसा आता है और उनको पता भी नहीं होता, गायब भी हो जाता है। और हमारी जो जुडिशरी है उन्होंने पिन पॉइंटेड
एलिगेशंस प्रूव किए कि पैसा कैश था और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और रिमूव सबसे किया बड़ी गया बात इस जगह। स्रोत का भी जो है पता उस जांच समिति के सामने उन्होंने नहीं बताया कि ये पैसा अभी तक नहीं इसका आया। सोर्स ये क्या था। आईएस जी कल को ये आईएसआई का हुआ खतरा है, लेकिन अगर आईएसआईएस का हुआ तो बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है या फिर लंबे समय से भारत जो है दुश्मन देशों के गतिविधियों की वजह से घरेलू मोर्चे पर भी कहीं ना कहीं कई मामले ऐसे सामने आए हैं। खास करके हमने देखा कि कई यूट्यूबर जो है भारत में पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन भारत की न्यायपालिका सिर्फ अगर मैं करप्शन को ही देखूँ या फिर अगर न्याय सुनिश्चित करने की भी बात होती है, जब बात चुनाव संबंधी कुछ विवादों की होती है, तो किस तरीके से न्यायपालिका इसको लंबा खींचती है। न्यायपालिका पर ये जो सवाल हैं वो बहुत गंभीर सवाल हैं, जनता के अधिकारों, जनता की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार से जुड़े हुए सवाल हैं। ऐसे में जब बात जुडिशियल एक्टिविज्म को शायद एनकरेज करने की आती है, तो इसके साथ जब शब्द जोड़ दिया जाता है कि जुडिशियल टेररिज्म, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चाहते हैं कि जो आवाज़ उठती है किसी संबंधित मामले पर आए हुए फैसले के खिलाफ, ये आवाज़ें जो हैं कहीं ना कहीं देश में एक किस्म का जो है नैरेटिव बना रही हैं जो कि न्यायपालिका पर भरोसे के खिलाफ जा रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर न्यायपालिका ने इस दिशा में कुछ करने की कोशिश की है या वो कर ही नहीं सकती, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया लगातार बने हुए हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लीगल इश्यूज एक्सपर्ट सिद्धार्थ सनवारिया। उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की न्यायपालिका पर जो सवाल है, इसके बीच में जुडिशियल टेररिज्म इस शब्द का जब इस्तेमाल सीजीआई करते हैं तो उसे कैसे समझा जाना चाहिए, कैसे देखा जाना चाहिए। सिद्धार्थ जी, मैं समझना चाहती हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म, मुझे लगता है कि भारत की न्यायपालिका के प्रति कितने ही नागरिक जो हैं या फिर कितनी ही जागरूकता है, अब इसे जुडिशियल टेररिज्म का जोड़ दिया जाना, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका किसी किस्म का एक प्रेशर का सामना कर रही है? हालांकि बहुत विवादित फैसले भी सामने आ चुके हैं, उस पर बहस का दौर हो, तो ये तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक जो है दृश्य है, परिस्थितियां हैं कि यहाँ तक कि न्यायपालिका के फैसलों पर भी एक जो है सार्थक बहस हो रही है। बहस से ही, विचार से ही, विमर्श से ही अच्छी और चाहे गलत बातें निकलकर सामने आती हैं। समुद्र में मंथन होगा तभी अमृत निकलेगा, तभी विष निकलेगा। सिद्धार्थ जी। मैडम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और हमारी बाकी कोर्ट्स कभी भी किसी भी सिटीजन को रेस्ट्रेन नहीं करती कि उनके बारे में फेयर क्रिटिसिज्म या डिस्कशन किया जाए। अब आपने शब्द जोड़ दिया फेयर क्रिटिसिज्म। जी, yes, why I'm saying so? Contempt of the Courts Act 1971 वो क्लियरली देता है कि हमें फेयर क्रिटिसिज्म की परमिशन है जी। वी आर सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो हमारी कोर्ट है, हमने बनाई, हमारे लिए, हम में से ही हैं जो वहां पे जजमेंट्स दे रहे हैं। फेयर क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गॉड, बट हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जुडिशरी उन बिग शार्क्स को फेस करते हैं जो पॉलिटिकल बिगविग्स हैं। किसी चीफ मिनिस्टर को जेल में भेजना, वो भी 10 साल के लिए, उन जजेस के ऊपर कितना प्रेशर होगा, उनकी फैमिलीज कितने स्ट्रेस में होंगी। आप ये समझे हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं है जो हमें दिखाया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिटी लिमिट्स के बाद, मेरे को तो लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं सिटी लिमिट से बाहर जाऊं, रात को अगर मैं जाता हूं, मुझे डर लगता है कि कोई भी गैंगस्टर आ सकता है। पंजाब हमारा है, वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर किस तरह क्रम्बल किया आप देख रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी आप पीसीआर को कॉल करें, कब तक आएगी नोबडी नोज। जजेस भी तो इंसान है। जब वो इतनी सिवियर, जो आपने बोला था स्ट्रेस, नॉट प्रेशर, ऐसे स्ट्रेस, हमारी जुडिशरी ने कई सीएम्स को कन्विक्ट किया है, कई स्यूडो रिलीजियस लीडर्स को कन्विक्ट किया है। दैट मींस द इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग। ठीक है। आज सिटिंग हाई कोर्ट जज को इम्पीचमेंट के लिए रिकमेंड किया है। दैट मींस वी हैव द स्पाइन टू गो अगेंस्ट देम। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर का अपोज किया, यानी कि वो सिस्टम इज वर्किंग। बट हमारा सिस्टम फेस करता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या हो रहा है मैडम, उसके लिए तो कमेंट करना कोई मेरे को शोभा नहीं देता।
तो आप क्या कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त बहुत ही जटिल परिस्थितियों का सामना कर रही है? मैं पर्टिकुलर सर्वोच्च अदालत की बात करना चाहती हूँ। जी। सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द डे वन ऑफ इट्स इंसेप्शन हम्म, is holding the constitutional rights of the citizens. जी। किस स्थिति में वो कार्य कर रहे हैं, कितना उनके ऊपर स्ट्रेस है, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। पब्लिक डोमेन में वो बातें इसलिए नहीं आने दिया जाता ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस शेक ना हो जाए। जी। मैडम, हमारी सुप्रीम कोर्ट में बार है, वंडरफुल बार एसोसिएशन। अभी पीछे एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, बिकॉज जेंडर इज न्यूट्रल फॉर द जजेस, वो रिटायर हुए थे अभी फ्यू वीक्स बैक, उनको फेयरवेल पार्टी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मी एंड द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, क्यों नहीं दी गई वो? आई एम नॉट मेंबर ऑफ देयर एसोसिएशन। उन्होंने क्या सोचा? बट इट शोज द एक्टिविज्म इज ऑलरेडी इन प्लेस इन द कोर्ट्स। द लॉयर्स आर एक्टिंग देयर पार्ट, एबरेशंस हैं जी। जुडिशरी के अंदर हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जो जजेस के ऊपर कंट्रोल करे, जो अभी अवेलेबल है। लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी को कंट्रोल करेगी, दैट विल किल आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट विल किल आवर नेशन इन नो मोर देन 2 years। हमारी पुलिस, हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम करती हैं, वो तो पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए एक पैरट का शब्द आया था। वो पैरट हम सबको पता है, जिसके हाथ में सत्ता है उसका वो पैरट है, उसकी भाषा बोलेगा। हमारे पंजाब में एक सीएम थे जी, अमरिंदर सिंह, वो अरेस्ट होते हैं, वो सत्ता में आते हैं, वो एक्विट हो जाते हैं। एक प्रकाश सिंह बादल थे, वो जब सत्ता में होते हैं तो अरेस्ट नहीं होते, सत्ता से बाहर जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, सत्ता में आते हैं, एक्विट हो जाते हैं। तो हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर अगर ट्रस्ट करें तो हम नहीं कर सकते। पर सिद्धार्थ जी, ठीक है, आपने जो चिंताएं जताई हैं कि जो हमारे सिस्टम है उसमें कई खामियां हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो जजों की समिति है उसने ही दिल्ली हाई कोर्ट के जज को जो है कहीं गंभीर आरोपों में संलिप्त पाया है, उसके बाद भी एफआईआर संभव नहीं है? मैडम, इम्पीचमेंट के बाद जहां तक मैं मान रहा हूँ, एफआईआर कभी भी हो सकती है, उसमें जो डिले है वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इम्पीचमेंट होने के बाद जो वो अभी हमारे न्यायमूर्ति हैं, वो न्यायमूर्ति नहीं रहेंगे, तो जो केस होगा वो उस व्यक्ति पे होगा जिसको इम्पीच कर दिया गया। ठीक है जी। अभी तक मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, टू स्मॉल, बट मेरा जो मानना है कि मेरे लिए अगर एज अ लॉयर, मैं नहीं चाहता कि कोई सिटिंग जज अरेस्ट हो, चाहे वो मुंसिफ जज भी है। He should be first inquired by the court, by the committee. Then, in case it is requiring, the court will take the call, the full reference, terminate होते हैं judges. उसके बाद, as a common man, as a common citizen, he should be prosecuted. लेकिन अगर हम एक सिटिंग जज को प्रोसिक्यूट करेंगे, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर न्यायपालिका से हटकर यहाँ पर विधायिका का रोल आ जाता है? विधायिका के रोल पर तो पहले से ही सवाल है। फिर आज जी, जितनी हमारी लेजिस्लेचर है, वो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की बात करती थी। जी जी। मेजॉरिटी आज जो सत्ता में है, उनके लिए ग्रीन सब्जेक्ट है एनजेएसी। अब एनजेएसी को लिंक करते हुए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया था, द जजमेंट इज देयर, इट इज बाइंडिंग। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस बार जो हाई कोर्ट दिल्ली के जज साहब हैं, उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस सीरियसली अमल में लाया जाए, बिकॉज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंड किया है कि इम्पीच है। बिकॉज कोई नहीं चाहता एक इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग पूछते हैं, मंदिर के अंदर खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने एक बात कही कि न्याय के मंदिर में खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती, लेकिन ये तो बात हम दिल्ली हाई कोर्ट की कर रहे हैं, लेकिन इससे नीचे चले जाइए, निचली अदालतों में चले जाइए, तो करप्शन के मामले हर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे वकील हैं या फिर प्रैक्टिशनर्स हैं, या फिर वहाँ पे चाय पिलाने वाला पेयन ही क्यों ना हो, सबको जानकारी होती है। इसके बावजूद हमारी जुडिशरी में करप्शन का इस स्तर तक व्याप्त होना, इस स्तर तक फैलना कि एक आम भारतीय नागरिक, मैं सीधा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, भारत का एक आम नागरिक
क्या अदालत का दरवाज़ा जब खटखटाता है तो उसको न्याय की जो सुनिश्चितता होनी चाहिए उसके मन में हम दे पाए हैं? एज अ यूर लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट, आपको लगता है कि भारत के आम नागरिक में न्याय के प्रति इतनी आस्था गहरी है, इतना भरोसा, इतना विश्वास गहरा हम कर पाए हैं एज अ नेशन? जी मैडम, एज अ लॉयर आई हैव फेल्ड टू डिलीवर जस्टिस टू द कॉमन मैन। जुडिशरी के ऊपर एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, जुडिशरी रिप्लाई नहीं कर सकती। अब जो चाय वाला पीएन है उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये हमारी कंट्री एक रूमर मॉन्गरिंग के ऊपर चलती है। आई एज अ लॉयर आई हैव फाइल्ड, आई कैन नॉट डिस्क्लोज, आई हैव फाइल्ड मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट द जुडिशियल ऑफिसर्स ऑन एन एफिडेविट एंड एक्शन हैज बीन टेकन। दिस आई कैन स्टेट ऑन बार। आई हैव and there has been no bias by that judge against whom I have lodged a complaint. I have appeared in the same case again before him. There was never a bias. जो lawyers जिसके पास भी information है, there is an inspecting judge, a sitting high court judge, immediately bring it to his notice. But the information should be genuine. It should not be there to hurt somebody. Selfish motive के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी country में क्या हो रहा है मैडम? I am member of a bar. जी। Rumors बहुत होते हैं। क्लाइंट को क्यों कहते हैं? देयर आर फ्यू ब्लैक शीप इन आवर प्रोफेशन, दे इन ऑर्डर टू मिसलीड द क्लाइंट पुट द ब्लेम ऑन द जजेस। जजमेंट आई है, एरर भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, उसको हम चैलेंज करते हैं, कोई हमें रोकता नहीं, वी हैव गॉट द परमिशन। लेकिन जहां पे बात कर रहे हैं जुडिशियल करप्शन की, देयर इज एन इंस्पेक्टिंग जज हु इज रेडी टू लिसन टू द कंप्लेंट, बट द कंप्लेंट हैज टू बी जेन्युइन। उसका एक पूरा चार्टर बना हुआ है, बट हमारे लॉयर्स फाइल क्यों नहीं करते? व्हाट स्टॉप्स देम? ठीक है, कीप ऑन फाइलिंग। एक छोटे से वेटिंग फॉर इट। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन बात इससे हटकर जब किसी सरकार की चोरी की होती है या फिर जिस तरीके से चुनाव आयोग से संबंधित, या इससे पहले एक बड़ा फैसला हमने देखा था कि चुनावी चंदे से संबंधित भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी, काफ़ी वाद विवाद हुआ, लेकिन उसके आगे जो परिणाम होते हैं, क्या फिर न्यायपालिका का कोई जो है दायित्व इस पर नहीं रह जाता है? इससे जुड़ी जो भी सामाजिक सुधार या फिर न्यायिक सुधार की जो गुंजाइश होती है, उस पर टिप्पणियों के अलावा निर्देश का अभाव जो है हमने हाल के वर्षों में भारत के भीतर न्यायपालिका की तरफ से देखा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया लगातार बने हुए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सीजेआई कहते हैं कि भारत में जुडिशियल टेररिज्म ना बन जाए, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो इसे भारत के लोग कैसे देखें, भारत की न्यायपालिका की किस परिस्थिति को समझे कि वो न्यायपालिका में जो उनकी आस्था है वो और गहरी बनाई जा सके, इसलिए ये समझने की कोशिश। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सिद्धार्थ सनवारिया। सिद्धार्थ जी, मैं समझना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च अदालत, संविधान की संरक्षक भी है, लेकिन हाल के सालों में हमने देखा है कि संविधान के कई सारे जो है नियम हैं उसकी धज्जियां भी उड़ती देखी हैं, और एक ट्रेंड सा हमने देखा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया करती थी लेकिन अब नहीं लेती है, पहले सीजेआई संज्ञान लिया करते थे लेकिन अब नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, और मैं सीधा जो है महाराष्ट्र चुनाव की, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सरकार टूटी, उसके बाद सरकार का गठन हुआ, और ये एक फिर इसने एक नया ट्रेंड जो है भारत में शुरू कर दिया, जो कि हमारे विधायिका से संबंधित हुई कि सरकारें टूटती हैं, फिर सरकारें जुड़ जाती हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन टिप्पणियों और निर्देशों के अलावा फिर कोई परिणाम नहीं आ पाता। यहाँ पर क्या न्यायपालिका अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती है? मैडम, हमारा कॉमन मैन का यही मानना है जो धारणा आप बता रहे हैं, लेकिन एज ए लॉयर कोर्ट को कानून के चार कोनों के अंदर रहते हुए निर्णय करना है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए निर्णय लेने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दीज आर नॉट एक्चुअली द कोर्ट्स ऑफ एविडेंसेस। हमारी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, यहाँ पे वी आर नॉट, हमारी केस डायरी पढ़ने की प्रीवी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सीमित दायरा, जो असल मुश्किल आती है। अगर हमारे जुडिशरी
सीएम्स को 10-10 साल का कठोर कारावास करा सकते हैं, तो वो महाराष्ट्र की असेंबली के भी कमेंट के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। लेकिन मैडम, देयर आर सर्टेन लीगल कंपल्शंस। अकेली जुडिशरी हमारे देश को नहीं बनाती। जी। जो लॉ मेकर्स हैं, ऐसे में ठीक है, एक उदाहरण मैं तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित जो मसला आया था उस पर एक टिप्पणी लेना चाहती हूँ मैं। क्या जो अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, वो इस तरह के फैसले नहीं दे सकती कि एक समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर तमिलनाडु के गवर्नर हो, उनको फैसला लेना पड़ेगा? ये सीधा सीधा जो है भारत के नागरिक से संबंधित बिल है, उस विधेयक को बिना किसी स्पष्ट कारण के क्या लंबा रोका जा सकता है? 10-10 महीने तक बिल रोके गए। एक सरकार में 10 महीने अगर आप निकाल लीजिए 5 सालों के कार्यकाल में, तो उस नागरिक के तो कितने हितों पर सीधे सीधे डाका डाला जा रहा है। जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ जी। और जहां तक मेरे को याद आ रहा है, तय सीमा की जा चुकी है। गवर्नर का रोल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में जी। सर्वसर्वा तो चीफ मिनिस्टर और उनका कैबिनेट रहेगा। गवर्नर तब इंटरफेयर कर सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तोड़ा जा रहा हो। लेकिन नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बिल पास करने हैं, मनी बिल्स हैं, उसके अंदर तो हमारा बिल्कुल क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जब सेंटर के अंदर एक गवर्नमेंट है ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, और वो ये नहीं समझते कि इट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट द बीजेपी गवर्नमेंट और डीएमपी गवर्नमेंट। जब तक हमारे देश में ये क्लैरिटी नहीं आएगी, ये क्लैश चलता रहेगा। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार थोड़ी है। पर व्हाई दिस क्लैश? यही तो मैं समझना चाहती हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप लंबे समय तक नहीं रोके रख सकते, एक समय सीमा के भीतर आपको काम करना होगा, तो द्रौपदी मुर्मू की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी आती है कि जो देश का राष्ट्रपति है वो समय सीमा के भीतर न्यायपालिका की तरफ से नहीं बांधा जा सकता है। क्या न्यायपालिका को जो आईना उन्होंने दिखाने की कोशिश की, वो आईना शायद उनको गवर्नर को दिखाने की जरूरत थी? अगर वो चाहती थी कि तमिलनाडु के नागरिकों से संबंधित जो बिल है, ये अहम मुख्य मुद्दा है, ना कि अधिकारों की लड़ाई। मैडम, अहम की लड़ाई जी। अगर कोई ऐसा बिल पास हो रहा है, उस पे इमीडिएट ऑब्जेक्शन लगाएं गवर्नर साहब कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट हैज टू बी स्टॉप्ड एंड इमीडिएट। व्हाई टू डिले? इमीडिएटली वापस आप असेंबली भेजिए, रोकिए उसको जी। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बात मैं और हमारे यहाँ पे दो मेरे को व्यक्ति दिखते हैं, एक वो जो नागरिक है आपकी तरह, एक जो जनता है जी। मैडम, ये अभी तक हमारी जो मेजॉरिटी जनता है वो नागरिक नहीं बन पाई। आप अवेयरनेस के बारे में कहना चाहते? जी मैडम, नहीं। एरिस्टोटल नाम की एक फिलोसोफर हुए थे, अयतुल्लाह ख़ोमेनी भी एरिस्टोटल की ही टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। एरिस्टोटल का मानना था कि सिटीजनशिप राइट उसको दिया जाए जिसके पास थोड़ी अवेयरनेस और अपने देश के प्रति, नेशन के प्रति वफादारी। हमारे यहाँ पे इलेक्शन जीते जाते हैं, फ्री वाटर, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो नेशनल इशू व्हिच मेक्स अस विन। आपको घर दे दिया जाएगा, आपको फ्री राशन देंगे, एंड हम प्राउडली कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती भारत के लिए एज अ नेशन नहीं हो सकती कि हमारे 80 करोड़ से ऊपर लोग, जो कभी यूएस हमें दिया करता था, वो हमारी गवर्नमेंट उस जनता को दे रही है जो अपने आप को सिटीजन नहीं मानता। और बहुत बढ़ा चढ़ा के इसका व्याख्यान होता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त घर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, जनरेट एवेन्यूज। आज नहीं, 30 साल के बाद वो एवेन्यूज जो हम बनाएंगे वो जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, कंट्री तो बनेगी। अब यूएस क्यों है? क्योंकि उसके पास बोइंग है, उसके पास लॉकहीड मार्टिन है, हमारे यहाँ पे फ्री राशन है। हम क्या नेशन बनेंगे मैडम? ठीक है, मैं उस एक बारीक सी लाइन जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाए और क्या जुडिशियल टेररिज्म कहा जाए, मैं समझना चाहती हूँ कि जब अयोध्या जन्मभूमि पर फैसला आया और उस पर तत्कालीन सीजेआई जो भी थे चंद्रचूड़,
उनके भूमिका को लेकर या फिर उनके फैसले पर जिस तरीके से उनकी किरकिरी हुई, तो वो जो किरकिरी करने वाले लोग थे, आलोचना करने वाले लोग थे, क्या वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे थे या फिर ये एक किस्म का जुडिशियल टेररिज्म था, क्योंकि उसको उन लोगों को जो है मामले की जो संपूर्ण जानकारी नहीं थी या फिर खबरों के माध्यम से निकलकर जो भी जानकारियां या फिर बिंदु उनके पास पहुंचे उस पर उन्होंने जो है अपने विचार व्यक्त किए। क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, इसे टेररिज्म माना जाए? बहुत सारे इंटरव्यू में तत्कालीन CGI चंद्रचूड़ ने कहा कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनको गलत करार दिया जा रहा है। एक बार उन्होंने फैसला दे दिया तो अब उस पर वो बहस में नहीं जाना चाहते। सिद्धार्थ जी। मैडम, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है प्रो बोनो पब्लिक। अयोध्या जी, श्री राम मंदिर जी, ये पूरे देश की आस्था का प्रश्न था, किसी धर्म विशेष का मैं अकेला नहीं कहूँ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय बड़े सोच समझ के लिया, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी बड़ा अच्छा निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय नहीं देना चाहता था और ना दिया जिससे कंट्री के अंदर फ्लेयर अप हो। मैडम, ये फ्राइडे को डिसीजन आता है। मैं अपने पिताजी के साथ देवबंद होता हुआ हरिद्वार गया था, सैटरडे और संडे वहां रहा था। मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे वो जब ऑर्डर पड़ा था मैंने, मुझे पता था कंट्री में बिल्कुल शांति रहेगी। ऑर्डर वाज अ बैलेंस्ड ऑर्डर। हमारी कोर्ट्स इतनी सचेत हैं, उनमें सुचेतना है कि वो ऐसे ऑर्डर पास नहीं करेंगे जिससे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। राम मंदिर के ऊपर हमने देखा है कि कितनी ज्यादा राइटिंग हुई है पूरी कंट्री में। बॉम्बे ब्लास्ट भी हुए हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस रहा, एंड देयर वाज अ डिवाइड क्रिएटेड। जुडिशरी का पर्पस नॉट ओनली टू गिव जजमेंट, वो हमारी जुडिशरी है, वो नेशनल जुडिशरी है। उनके लिए नेशन इज सर्वोपरि, द सुप्रीम इज द नेशन, नॉट ओनली जस्टिस। तो उन्होंने जस्टिस डिस्पेंस किया, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो ब्लैक शीप है, जैसे दो तो अभी सामने आए हैं, जी जी, और भी हो सकते हैं, सभी को निकाल दो बीच में से। एक ऐसा कमीशन निकालें खुद जुडिशरी का, इंडिपेंडेंट। नो एक्सिक्यूटिव शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, इट शुड बी एंटायरली बाय द जुडिशरी, ऑफ द जुडिशरी, फॉर द नेशन। बिल्कुल, जैसे ही कोई थर्ड पार्टी आएगी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सैक्रिफाइस हो जाएगी और वो देश के लिए घातक होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चिंताएं जब हम ECI की नियुक्ति के मामले में देखते हैं तो ये चिंताएं हमने देखा है कि इस तरह के उदाहरण मौजूद है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जब संस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र या फिर पारदर्शी तरीके से काम करती हुई शायद नहीं देखी जा रही है, और उस पर जो है समय के साथ और भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, चर्चा द ट्रूथ देख रहे हैं आप, और हम समझने की कोशिश करें कि भारत की न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र, कितनी निष्पक्ष, कितनी पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, और क्या भारत का हर एक नागरिक न्यायपालिका में भरोसे को समय के साथ बढ़ा सका है, उसकी आस्था गहरी हो सकी है, या फिर ये कठिन समय है और न्यायपालिका पर भी अब आए दिन सवाल उठ रहे हैं, आए दिन उसके फैसले पर जो है काफ़ी टीका टिप्पणी हो रही है, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका के जजों की तरफ से इस तरह की टिप्पणियाँ आई हैं, बयान आए हैं कि वो एक किस्म का प्रेशर या फिर नैरेटिव का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया, जो कि बहुत ही लंबे समय से इस क्षेत्र में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो मामले हैं उसमें खुद भी ये एक याचिका करता है, और वो देश के हित से सीधे सीधे सरोकार रखने वाली याचिकाएं भी है। सिद्धार्थ जी, मैं समझना चाहूँगी, जब एक बारीक लाइन आ जाती है हमारी विधायिका और न्यायपालिका में, तो ये सबसे जो अभी हाल के महीनों में सबसे बड़ी ये बात निकल कर आई थी, तमिलनाडु वाला जो मसला मैंने आपके सामने रखा कि विधायिका की कहाँ पर सीमाएं हैं और न्यायपालिका की कहाँ पर सीमाएं हैं। तो प्रथम दृष्टया क्या न्यायपालिका ने अपनी सीमा तोड़ दी थी जब वो राष्ट्रपति और गवर्नर को कहते हैं कि आपको समय सीमा के भीतर फैसले लेने होंगे? मैडम, न्यायपालिका की सीमाएं तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज स्टेटमेंट दे के ही तय कर दी कि वो रेस्ट्रेंट अपने ऊपर खुद लगा रहे, सेल्फ रेस्ट्रेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने न्यायपालिका को बहुत इमेंस पावर्स दी है, जिसको न्यायपालिका नहीं यूज करती, सो दैट कोई क्लैश ना हो, उतना ही यूज करती है जितना राष्ट्रहित में और जस्टिस डिस्पेंसेशन में रिक्वायर्ड। अब बात आ गई हमारी असेंबलीज, पार्लियामेंट्स। मैडम, असेंबलीज अगर फ्री हैंड दे दिया जाए, वो
कंट्री के लिए घातक होगी, बिकॉज जितने भी विधायक हैं उनको सिर्फ एक ध्येय मेजॉरिटी का आता है कि उनको चुनाव जीतना जी। दे आर इनटू अपीसमेंट पॉलिटिक्स। जो अभी पोलराइजेशन की बात भी हो रही है, हर चुनाव के अंदर आती है, क्यों आती है? इट इज नथिंग बट अपीसमेंट। जी। जब तक हमें मैच्योर पॉलिटिशियंस नहीं मिलेंगे, जब हम स्वतंत्र हुए और 1950 के बाद चुनाव होने शुरू हुए, कुछ वर्षों तक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडरशिप रही कि जो भी रूल स्टॉक करेगा ही विल बी अकाउंटेड फॉर। लेकिन आज मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज में से इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स जो एक पोलराइजेशन क्रिएट करती हैं आती हैं उनके वर्कर्स की, लेकिन उन वर्कर्स और उन लीडर्स के ऊपर कोई एक्शन पार्टी नहीं लेती। पार्टी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी 2 बैल था, भात हो गया। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी हुई, MIM AIMIM हो गया, समाजवाद कहां से आया हमें भी पता है। कंट्री एंड द नेशन इज इंपॉर्टेंट, पार्टीज आर नॉट। ये पार्टीज को खुद समझना होगा। और अभी जहां तक मैं देख रहा हूँ, पार्टी सिर्फ अपने स्टैंड को डिफेंड करने आती है, नेशन के लिए ज्यादा डिफेंस नहीं देती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं न्यायपालिका से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये वो भारत की न्यायपालिका है जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था, इमरजेंसी लागू कर दी थी, तो भारत की न्यायपालिका इंदिरा गांधी को दोषी ठहराती है, उनको सज़ा भुगतनी पड़ती है। इस तरह के उदाहरण हैं भारतीय न्यायपालिका के सामने। और फिर अब आप मौजूदा वक्त में न्यायपालिका के अगर कुछ फैसले आप जानते हो तो हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर रखें। क्या इस तरह का कोई बड़ा फैसला न्यायपालिका ले पाई है जिससे जनता को ये लगे कि चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष, ताकतवर पक्ष क्यों ना हो, फैसला अगर उन्होंने गलत किया है तो ज़रूर सख्त आएगा और सिर्फ टिप्पणियाँ ही नहीं होंगी, आदेश सुनाया जाएगा। आप एक फैसला यहाँ पर सामने रखिए। अगर मैं जो चुनावी चंदा है उसकी बात करूँ तो उसका परिणाम क्या हुआ? जो लोग शामिल थे, जो निर्देश सामने आए, जो टिप्पणियाँ सामने आई, उसका कुछ भी तो हम जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी पारदर्शी नहीं हो सका। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर न्यायपालिका फेल हो जाती है। मैडम, सबसे पहले मैं पुरानी इमरजेंसी में जो हमारी तब प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा जी दिवंगत, आज मेरे जो आज तक आइडियल हैं, मैं तो एक लॉयर हूँ जी। I'm too small a fry. Honorable Chief Just, I will not call him only Justice, Honorable Mr. HR खन्ना, जो भी हमारे हैं, सरवई साहब और खन्ना साहब का, हम जितने लॉयर्स हैं वो आज भी, मैं उनको मिला नहीं, मेरी उम्र नहीं है कि मैं उनके बारे में ज्यादा जानूं, लेकिन जो उनकी जजमेंट्स पढ़ी है हमारे, उनके लिए अभी भी सम्मान होता है, आज भी है और आखिरी दम तक रहे। बिकॉज उन्होंने देश को बचाया था, राष्ट्र को बचाया था, कोई केस को नहीं बचाया। रही बात निर्णयों की, निर्णय मैडम, एक किसी का छोटा सा मकान है उसके ऊपर निर्णय लो या श्री राम जी के मंदिर का निर्णय लो, सारे निर्णय उतने ही अहम होते हैं। हो सकता है एक निर्णय एक व्यक्ति को प्रभावित करे, एक निर्णय पूरे देश को प्रभावित करे। जस्टिस डिस्पेंस करने में ये चीजें सेकेंडरी हो जाती है। व्हाट आर द स्टेक्स एक्सेप्ट फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। हमारे देश के अंदर जुडिशरी आज भी सक्षम है जी, हमारी बात आज भी सक्षम है, और आने वाले समय में जो कुछ कभी मानसून सेशन आएगा तो जो हाई कोर्ट के जज हैं जिनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया इम्पीचमेंट, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारी पार्लियामेंट और हमारी जुडिशरी और हमारा देश एकजुट होकर कैसे करप्शन से लड़े। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट जी। जस्टिस HR खन्ना जैसे महान फियरलेस जजेस, मेरे को उन जैसे जजेस की रिक्वायरमेंट है, आज भी है। लेकिन अगर हम इक्वेट करें जस्टिस HR खन्ना को, मैं किसी से इक्वेट नहीं कर सकता। ठीक है, उनका जो स्टैंड रहा, नॉट दैट कि मैंने उनके समक्ष कभी अपील हुआ, लेकिन जो जजमेंट्स उनकी पढ़ी, द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोफेसर कॉनराड ने डिफाइन किया, वो तो सिर्फ डिफाइन करके गए थे, उन्होंने तो उसको अपहोल्ड किया। ठीक है, मैं अब बुलडोजर एक्शन से संबंधित एक फैसला आया, उस पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि यहाँ न्यायपालिका किस तरह से काम करती देखी गई। जब साफ साफ कहा गया आदेश में कि घर का अधिकार जो है, जो शायद हमारे संविधान में भी दिया गया है, ये भारतीय नागरिक के मूलभूत अधिकारों में है
ये घर का अधिकार, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी पाया जाता है, दोषी नहीं पाया जाता है, लेकिन हमारी सरकारें उस आरोपी के पूरे परिवार के घर के अधिकार पर बुलडोजर चला देती हैं। बार बार आदेश, लेकिन उस बार बार आदेश के भी उल्लंघन हमने देखे हैं। इसके बावजूद क्या न्यायपालिका यहाँ पर जो है सरेंडर कर देती है कि हमने आदेश दे दिया, आदेश का पालन हो रहा है, तो हम अवमानना जैसे जो है वो कार्रवाई नहीं करेंगे? हमें अवमानना जैसी कार्रवाई न्यायपालिका की तरफ से क्यों नहीं दिखती है? जी मैडम, इसके दो पहलू हैं। जी। पहला है कि किसी क्रिमिनल जो कन्विक्ट नहीं हुआ और जिसको कानून ने सजा अभी तक नहीं दी, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल सजा एग्जीक्यूटिव दे रहा है बुलडोजर एक्शन से। उसको नहीं दे रहा है, उसके परिवार वालों को दे रहा है। उसके परिवार को, मैं और आगे जाता हूँ, उसके नेबरहुड को दे रहा है। उसका ही घर नहीं तोड़ा, दो जनों आपका तोड़। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर कर चुका है और हमारा हाई कोर्ट, हमारे जज साहब थे हाई कोर्ट में, जो अब शिमला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सियो मोटर कॉग्निजेंस लेते हुए हरियाणा के एक जिले में ये बुलडोजर एक्शन इमीडिएटली रोका था। वो एक एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अप्रैल 30 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट दी है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें हाई कोर्ट्स जल्दी से इंटरफेयर ना करें। ये कनीज अहमद की जजमेंट है, कैलकाटा से आई हुई है। दे से ऑल द इलीगल कंस्ट्रक्शंस शुड बी लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव टू डेमोलिश। अब जो हम बात कर रहे हैं, जेनरिक स्टडी है, उसके अंदर मैं, आप और सारा देश एक साथ है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्विक्शन, एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट नॉट अलाउड जी। लेकिन अगर वो ऐसी एनक्रोचमेंट है जिसको अगर एग्जीक्यूटिव नोटिस दे रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है और बुलडोजर एक्शन जा रहा है, वो अलग हो जाता है। जिसको सुप्रीम कोर्ट के ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रोज निर्णय आते हैं, इश्यूज अलग होते हैं, उनकी रेशियोज अलग होती हैं, लेकिन कॉमन मैन को लगता है कि वो सारे एक ब्लेंड हो रहा है। एक ब्लेंड नहीं हो रहा। क्रिमिनल को सिर्फ कोर्ट सजा देगी। मैं, आप, एग्जीक्यूटिव का कोई राइट नहीं, चाहे वो जितना संगीन, चाहे वो अपना बॉम्बे ताज अटैक में जो आया था अजमल कसाब, कोर्ट से जी हैंगे, बट हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम उसके ऊपर एक टिप्पणी भी करें जिससे वो हर्ट, उसको धमकाएं। हमारा राइट नहीं है। वी आर अ नेशन जहाँ पे लॉ सुप्रीम होना चाहिए जी। आज हम उस दिशा में जा रहे हैं। एक दिन लॉ ही सुप्रीम होगा। यहाँ पे क्या होता है मैडम, सत्ता आने के बाद कई लोगों को लगता है कि वो लॉ से ऊपर हो और उनको लॉ के समक्ष लाने में कई दशक लग जाते हैं और उन दशकों के अंदर पब्लिक का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। अरे कुछ होगा ही नहीं। अब हरियाणा के एक सीएम थे, तो उनके बारे में कहा जाता था कि ही इज अ सुपर सीएम। उनकी एक ब्रिगेड भी थी, लेकिन आज धराशायी कर दिया। किसने किया? कानून ने किया। पब्लिक तो उनके साथ थी जी, क्योंकि पब्लिक को समझ ही नहीं आया कि वो जनता है या नागरिक है। बहुत बड़ी टिप्पणी। और इसी फर्क को शायद भारत की जनता को भी समझना होगा कि पहले उन्हें नागरिक बनने का कर्तव्य भी निभाना होगा, फिर वो अपनी संस्थाओं से जो है जवाबदेही उम्मीद कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सिद्धार्थ जी, आपने वक्त निकाला और न्यायपालिका में जुड़ी तमाम जो समस्याएं हैं, जो जटिलताएं हैं, उसको किस तरीके से दुरुस्त किए जाने की संभावनाएं हैं और समय समय पर ये कोशिशें होती रहती हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी ने जो सुझाव भी रखा है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जो है एक आयोग के गठन की ज़रूरत है, ताकि समय समय पर जब भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जजों में भ्रष्टाचार के सामने आए मामले, तो भी उस पर समय रहते हुए विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए न्यायपालिका के प्रति एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और दर्शकों से अनुरोध कि आप हमें लिखकर भेजिए info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी अपना फीडबैक हम तक पहुँचाना ना भूलें। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।